हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार बहुत बहुत फिर स्वागत है। देखिए, हमने क्लास 12th के लिए लास्ट वीडियो में बताया था कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है और उसमें ध्रुवण सदिश क्या होता है, ध्रुवण घनत्व क्या होता है। ये मैंने आपको बताया था कि ध्रुवण तो एक सीधी सी बात है कि जैसे हम किसी परावैद्युत पदार्थ को देखते हैं उसका कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, चाहे वो हमारा ध्रुवीय परावैद्युत है चाहे वो अध्रुवीय परावैद्युत है। ठीक है ना। दोनों को अगर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से प्रत्येक अणु एक निश्चित दिशा में संरेखित होने लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जिसके कारण उस पदार्थ में कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नेट, कुल का मतलब नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो उस घटना को हमने क्या बताया था, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण बताया था। तो उसमें हमने ध्रुवण सदिश को किसको बताया था, ध्रुवण घनत्व किसको बताया था कि अगर पदार्थ के एकांक आयतन के लिए अगर हम ध्रुव निकाले हैं, परावैद्युत ध्रुवण निकालते हैं, जो विद्युत द्विध्रुव निकालते हैं एकांक आयतन के लिए, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कहलाता है ध्रुवण सदिश या ध्रुवण घनत्व। हमने आपको समझाया उसमें अच्छी तरीके से। उसमें एक चीज़ और नहीं बताई थी मैंने कि परावैद्युत पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है उसको काई ई से निरूपित किया जाता है। इसको क्या बताया था मैंने, किस तरीके से बताया था कि हम जैसे जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाएंगे तो अणुओं पे जो प्रभाव होता जाएगा विद्युत क्षेत्र का, जो विद्युत बल लगता है वो ज़्यादा होता चला जाएगा और ज़्यादा होता चला जाएगा तो ज़्यादा अणु ध्रुवित हो जाएंगे। तो हमारा जो ध्रुवण घनत्व था, ध्रुवण जो सदिश था, वो विद्युत क्षेत्र के डायरेक्टली समानुपाती होता है। अगर हम उसको बढ़ाते हैं तो ध्रुवण घनत्व की संख्या भी बढ़ जाती है, यानी कि एकांक आयतन में पाए जाने वाले जितने भी हमारे अणु होते हैं उनकी संख्या वो ज़्यादा ध्रुवित होने लगते हैं और कम है तो कम ध्रुवित होने लगते हैं। तो वो समानुपाती हमने क्या लिखा था कि ध्रुवण घनत्व को स्मॉल p से निरूपित किया था हमने और समानुपाती विद्युत क्षेत्र की, आरोपित विद्युत क्षेत्र के बराबर बताया था। तो इस समानुपाती को चिन्ह को हटाने के लिए हमने किससे गुणा की थी, काई ई से गुणा की थी। और काई ई क्या होती है, विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति का मतलब होता है कि प्रत्येक परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युत ध्रुवण जो उत्पन्न होता है, जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे कांच को रखेंगे तो कांच की प्रवृत्ति अलग होगी और अभ्रक को रखेंगे तो अभ्रक होंगी, यानी कि अलग अलग परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने से अलग अलग प्रकार से ही उसमें परावैद्युत ध्रुवण उत्पन्न हो जाता है ना। तो इसलिए विद्युत प्रवृत्ति उसी चीज को निरूपित करती है। अगर अधिक ध्रुवण घनत्व उत्पन्न हो रहा है, अधिक अणु कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, तो हमारे उसकी विद्युत प्रवृत्ति का ई का मान अधिक होगा और कम हो रहे हैं तो कम होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, जो चैप्टर का नाम है वही टॉपिक का नाम है विद्युत धारिता। और विद्युत धारिता को स्टार्ट करने से पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसे कहा जाता है, ठीक है। सिंपली साधारण रूप में हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी चालक पदार्थ के द्वारा, किसी भी चालक पदार्थ के द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता या आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है उसको हम उस चालक पदार्थ की विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है ना, साधारण रूप से। लेकिन ये प्रोसेस एक्चुअली में होती क्या है, हमें बेसिक समझना होगा कि मान के चलें ये हमारा अभी चालक पदार्थ है, चाहे वो ठोस है चाहे वो खोखला है, गोलीय चालक पदार्थ है। अभी इस पर प्रारंभ में हमारा कुल आवेश 0 है। कुल आवेश 0 कैसे है, क्योंकि इसके अंदर जितना ऋणावेश है उतना ही धनावेश है, क्योंकि पदार्थ है तो आपका परमाणुओं से मिलकर बना होगा और प्रत्येक पदार्थ में जितने परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश होता है प्रोटॉन पर उतना धनावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश प्रोटॉन के धनावेश के बराबर होगा तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। अगर हम इसको अतिरिक्त आवेश देते हैं, अब आवेश देने की जो प्रक्रिया है वो एक साथ आवेश तो दिया नहीं जाता, चरणबद्ध प्रक्रिया है। चरणबद्ध किसको बोलेंगे हम कि पहले एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से चलता चला जाएगा। आगे बात समझ में। तो सपोज दैट मान के चले मैंने इसको बहुत सूक्ष्म आवेश दिया, पहले dq या q कुछ भी दिया, इसको आवेश दिया और ये चालक है तो पूरे पदार्थ पर समान रूप से फैल जाएगा।
प्लस का है तो सभी जगह ये प्लस का दिखने लगेगा। समझना इस बात को। शुरुआत में इस पर कुल आवेश 0, तो हम जैसे इस dq आवेश को ला रहे थे तो उसको लाने में कोई प्रतिकर्षण का बल कार्य नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि इस पर पहले से कोई आवेश, कुल आवेश 0 था। आई ना ये बात समझ में? आसानी से आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अब हम इसके बाद में dq आवेश देने के बाद में इसको और प्लस आवेश देना चाहते हैं। dq के बाद में अब अपना q आवेश देना चाहते हैं इसको, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन उसके विपरीत फिर हम किसी यंत्र के द्वारा फिर भी हम इसको आवेश देते हैं। तो आपको पता है कि जब हम किसी भी आवेश को एक विद्युत बल, ये इस पर विद्युत बल लगाएगा और इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो वो जो कार्य किया जाएगा वो किस में परिवर्तित होता चला जाएगा? विद्युत विभव में। याद रखना। वैसे भी देखिए क्या होता है, V बराबर KQ/R होता है। जैसे जैसे आवेश बढ़ाओगे वैसे वैसे विभव बढ़ेगा, और विभव वास्तविकता में तीसरे चैप्टर में क्या था कि V बराबर W/Q, कि आप एकांक आवेश पर जितना से जितना ज़्यादा कार्य करते जाओगे, कार्य का ज़्यादा होना आपका विद्युत विभव भी बढ़ता जाएगा, और वो कार्य हमारा किसी विद्युत बल के विरुद्ध होना चाहिए। विरुद्ध का मतलब या तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध या आकर्षण के विरुद्ध। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हमने dq दे दिया है, इसके बाद में हम पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को आसानी से आने नहीं देगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, और उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें इसके पास लाने तक कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य हमारा विद्युत विभव में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे जैसे हम आवेश बढ़ाएंगे उसी हिसाब से हमारा विभव बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे किसी चालक पदार्थ पर हम आवेश बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका विभव बढ़ता चला जाएगा। देख लीजिए, इस सूत्र से पता चल रहा है और वैसे भी पता चल रहा है कि जितना इस पर आवेश इकट्ठा होता जाएगा उतना ही ज़्यादा हमें कार्य करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा विद्युत विभव ज़्यादा होता चला जाएगा। तो किसी भी चालक पर जो दिया गया आवेश हम बढ़ा रहे हैं तो उसी अनुपात में आपका विभव भी बढ़ता चला जाता है। अगर आवेश घटा रहे हैं तो विभव भी आपका घटता चला जाएगा। इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या कि अगर किसी भी चालक पदार्थ पर दिया गया आवेश हम धीरे धीरे जैसे बढ़ा रहे हैं तो उस पर उसी अनुपात में आपका विभव भी बढ़ता चला जाएगा। ये हमारी एक तरीके से विद्युत विधारता को निरूपित करेगा। और जितना हम ज़्यादा कार्य करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा विभव होगा, और जितना ज़्यादा विभव होगा तो हमारा उतना ही आवेश ज़्यादा से ज़्यादा से स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक फंडा था इसको समझने के लिए कि हमें विभव क्यों बढ़ता है किसी भी चालक पदार्थ को। पहली बार में जब आवेश नहीं था, पहले जब तक हमने दिया तो शून्य आवेश था, तो जैसे dq आवेश को लाए तो हमें कोई प्रतिकर्षण बल या कुछ भी लगा नहीं है, तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा, तो शुरुआत में विभव भी 0 था जब शुरुआत में आवेश 0 है। उसके बाद में इसको देने के बाद में फिर धीरे 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 जैसे और आवेश देते जाएंगे तो इस पर पहले से जो आवेश है उसका विरोध करेगा, और उस विरोध के विपरीत हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस का और लाभ भी प्लस का रहे हैं तो प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण, तो उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा कार्य होगा विभव भी उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाएगा। ये चीज़ थी हमें। तो अब इसको हम थ्योरी में पिरोएंगे, ये मैंने आपको समझा दिया। देखिए किस तरीके से विद्युत धारता की सीधी परिभाषा कैसे लगोगे, किस तरीके से लिखोगे। किसी चालक के कारण आवेश, किसी चालक के कारण नहीं, चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता या संग्रहण करने की क्षमता उस चालक पदार्थ की विद्युत धारता कहलाती है। विद्युत धारता कहलाती है। इस तरीके से 1 नंबर में आपके आता है, तो इसका सूत्र भी देखिए बाद में होगा, कहलाती है। अब आपको ये चीज़ मैंने बता दी कि जैसे जैसे हम किसी भी चालक पदार्थ पर आवेश बढ़ाते जाएंगे तो उसी अनुपात में हमारा विभव भी बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए, यदि किसी चालक को दिए गए आवेश को बढ़ाते हैं, दिए गए आवेश की मात्रा को बढ़ाते हैं, आवेश की मात्रा को
बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में उस चालक का विभव भी बढ़ता जाता है और घटा रहे हैं तो घटता चला जाएगा। अर्थात इसको गणितीय रूप में कैसे लिख लें बेटा कि अगर मान लीजिए हमने आवेश कितना दिया Q और उसका विभव हो जाता है V, Q बढ़ाया तो V भी बढ़ा और Q घटाया तो V भी विभव भी घट जाएगा, अर्थात Q समानुपाती V सीधे समानुपाती होता है। अब इस समानुपाती को चिन्ह को हटाने के लिए हमें किसी एक नियतांक से गुणा करनी पड़ेगी या Q बराबर, और वो जो नियतांक होता है और वो होता है नियतांक C, जिससे हम धारिता कहते हैं, C इंटू V। ओके, जहाँ C क्या है आपका, जहाँ C नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक की हम क्या कहते हैं, धारिता, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। ये बात आ गई समझ में। यहां से इस समीकरण 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए नीचे समीकरण 1 से बेटा क्या हो जाएगा, C धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा V, Q आवेश और V विभव। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 2 के आधार पर हमारी धारिता जो होती है, किसी चालक की धारिता जो होती है, आवेश और विभव के, आवेश किसी चालक पदार्थ को दिए गए आवेश और उसके विभव के अनुपात के बराबर होती है। तो हम इक्वेशन 2 से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप नोट करना चाहो नोट कर लेना रफ पर समझने के लिए, बाकी आपको नोट्स मिल जाएगा इसी तरीके से, बिल्कुल ठीक है बेटा। वीडियो को पुश करके आप रफ पर समझने के लिए नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस समीकरण 2 थी क्या, अभी आपको मैं लिखे देता हूँ इधर, C इक्वल टू Q बटे V, ये समीकरण नंबर 2 थी आपकी आई थी। तो इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं कि अर्थात किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता उस चालक पर आवेश Q व उसके विभव, उसी चालक का विभव, कोई दूसरा नहीं, उसके विभव V के अनुपात के बराबर होती है, अनुपात के बराबर होती है। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 या 2 नंबर में आता है तो आपको यहाँ तक लिखना है। अब इसकी छोटी छोटी चीज़ें और क्या जुड़ेंगी इसमें, अब यहाँ से हम समझेंगे। अब हमें धारिता का मात्रक निकालना है, SI मात्रक निकालना है, विमा निकालनी है, इसका ग्राफ बनाना है, किस किस पर ये डिपेंड करता है, धारिता कैसे डिपेंड करती है, वो हम सब चीज़ अब इसको समझाएंगे नोट में हम, ठीक है। यहाँ तक हमें पता चल गया। अब हमारा धारिता से संबंधित इस मात्रक क्या होता है, SI मात्रक। देखिए धारिता का मात्रक और विमा दोनों निकालनी है हमें, और सूत्र की सहायता से निकालते हैं, ये आप भी जानते हैं। देखिए चूंकि अभी सूत्र निकाला आपने, C बराबर धारिता C बराबर क्या होता है, Q बटे V। तो इसका जो मात्रक होता है, SI मात्रक क्या होता है बेटा, SI मात्रक होता है फैराड, फैराडे नहीं फैराड, ध्यान रखना इसको। पहले चैप्टर में हम थोड़ा सा एक आवेश का मात्रक पढ़ के आते हैं, फैराडे जो सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का, वो फैराडे है और ये फैराड है। और फैराड का जो संकेत लेते हैं ना हम, F लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैपिटल F लिखते हैं, याद रखना। अब एक फैराड किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ से इस सूत्र से देखना, Q का आवेश का मात्रक बटे विभव का मात्रक। तो ये जो एक फैराड है ना, आप किसके बराबर होगा, 1 कूलाम। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो वो इसको क्या लिख देंगे अपन, वोल्ट। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 कूलाम, चलो मैं पूरा लिखे देता हूँ क्योंकि C आपको यहाँ धारिता से ऐसा लग रहा है और इस आपको C, इसको भी आप क्या समझने लगो धारिता। तो 1 कूलाम
प्रति वोल्ट के बराबर 1 फैरड होता है, याद रखना। अब यहाँ से 1 फैरड की परिभाषा पूछने लगे कि 1 फैरड को परिभाषित करो, 1 फैरड को परिभाषित करो, तो बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं हम। ये इसका क्वेश्चन बन जाता है कि 1 फैरड को परिभाषित करो। 1 फैरड इसी सूत्र से पता चल रहा है ना। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश 1 कूलाम है और उसका विभव 1 वोल्ट है, तो उस चालक की धारिता 1 फैरड के बराबर होगी। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश को 1 कूलाम और उसका विभव 1 वोल्ट के बराबर हो, तो उस चालक की धारिता 1 फैरड के बराबर होगी। यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से। ये परिभाषा आप अपने रफ में नोट कर लेना और बाकी नोट्स में आपको बाकायदा लिखी मिल जाएगी, और ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम निकालते हैं विमा, और विमा इस सूत्र की सहायता से निकलेगी। विमा क्या होगी? ऊपर होगी आवेश की विमा। आवेश की विमा आपने पहले चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ रखी है। और विभव V की विमा, यानी कि विभव की विमा, इसकी भी विमा हम तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं और इसको भी हम बताएंगे। देखिए, आवेश की विमा तो निकालते हैं Q बराबर I इंटू टी, क्योंकि I बराबर Q बटे टी विद्युत धारा का जो सूत्र है। I ये हमारी धारा का विमा होता है A और समय का होता है T, तो AT हो गई Q की विमा दो। और विभव की कहाँ से निकालेंगे? V बराबर W बटे Q। W मतलब कार्य की होती है M1 L1 T माइनस 2, सॉरी M1 L2 होती है ना। और आवेश की हो गई A1 T1। अब इसको देखिए, इसको सरल करेंगे तो AM1 L2 T माइनस 3 और A माइनस 1 ये हो जाएगी। अब यहाँ पर विमा रख दीजिए। आवेश की विमा क्या है बेटा? A1 T1। विभव की विमा आपने यहाँ से निकाली, ये रही M1 L2 T माइनस 3 और A माइनस 1। अब इसको आप सॉल्व करिए तो देखिए M की घात नीचे प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में, तो M माइनस 1। L की घात प्लस में है तो ये ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगी ऊपर। अब इसके बाद में आ जाता है A की घात, ये नीचे माइनस के ऊपर जाएगी प्लस की, तो प्लस की 1 पहले से, तो A की घात 2 हो जाएगी, यानी कि A2 हो जाएगा। और T की घात हो जाएगी 4। क्यों हो जाएगी? ये माइनस की 3 है, नीचे ऊपर जाएगी तो ये प्लस की 3 होगी और प्लस 1 पहले से ही है तो T4 होगी। ये विमा होगी इसकी, ठीक है ना। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि विलगत गोलीय चालक की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज नोट नंबर 1, विलगत का मतलब अकेला, उसके पास कोई और चालक नहीं हो, ना उसके आसपास कोई माध्यम चेंज कर रहे, हम निर्वात मान के चल रहे हैं। उसको आवेश जितना देंगे या उसके आवेश देने से उसकी धारिता बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ये मैं अब यहाँ को समझाता हूँ। देखिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगा और यहाँ फॉर्मूले से भी पता चलेगा। देखिए किसी विलगत, और विलगत की बात कर रहा हूं ना मैं, उसके पास कोई दूसरा चालक या और कुछ नहीं होना चाहिए। विलगत मतलब अकेले, विलगत अकेले चालक की जो धारिता होती है, चालक की धारिता अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। चाहे आवेश बढ़ाएं, चाहे आवेश परिवर्तित करें या न करें। ध्यान से सुनिए, ऐसा क्यों? चूंकि बेटा C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बटे V। आपने जिस अनुपात में Q को बढ़ाया उसी अनुपात में V बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? अगर आपने Q की जगह आवेश दिया, देखिए धारिता भी ये आ रही है Q बटे V, आपने उस चालक को आवेश Q की जगह 2Q दे दिया तो उसका आपका विभव भी कितना हो जाएगा? 2V, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने आवेश Q की जगह 1.5Q दिया है तो आपका विभव भी 1.5V हो जाएगा। 1.5 से कैंसिल, तो अभी भी कितनी बची? Q बटे V। ये तो है फॉर्मूले के हिसाब से सीधा सीधा समझ सकते हैं। और कॉन्सेप्ट समझिए कि जैसे हम किसी पात्र की बात करें, जैसे किसी पात्र में 10 लीटर पानी भर आ सकता है, वो पात्र की धारिता होगी कि किसी पात्र के द्वारा उसमें द्रव जितने, यानी कि पानी भरने की जितनी क्षमता होती है, जितनी क्षमता तक पानी भरा जा सकता है, जितने लीटर पानी भरा जा सकता है, वो उसकी धारिता होगी। अब पात्र में 10 लीटर की मात्रा है, मतलब 10 लीटर उसकी क्षमता है, हम उसमें 2 लीटर भर दें तो क्या उसकी जो क्षमता है घट जाएगी, बढ़ जाएगी?
10 लीटर ही रहेगी। 4 लीटर भर दें, 8 लीटर भर दें, 9 लीटर भर दें, 10 लीटर भर दें, 10 लीटर के बाद में जो भी पानी डालोगे वो बाहर निकल जाएगा। ना धारता अकेले बर्तन की घटती है ना बढ़ती है अगर उससे कोई दूसरा बर्तन नहीं जोड़ा जाए। तो धारता का मतलब ये होता है कि जैसे अकेले किसी भी पात्र की जो भी क्षमता है 10 लीटर की, तो वो 10 ही लीटर रहेगी अगर उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं की जाए, उसको किसी दूसरे से जोड़ा नहीं जाए। चाहे आप उसमें 1 लोटा पानी डाल करके ये नहीं कह सकते कि हाँ इसकी धारता हमने इतनी घटा दी। हाँ, वो कमी तो और भी ग्रहण कर सकता है, 10 लीटर तक ग्रहण कर सकता है। ऐसे किसी एक चालक की धारता होती है कि जैसे आपने उसको 10 कूलाम लेने की आवश्यकता है। वैसे 10 कूलाम के लिए तो बहुत बड़ा आकार चाहिए, पृथ्वी से तो पता नहीं कितना बड़ा चाहिएगा, लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि मान के चले किसी भी एक चालक पदार्थ की क्षमता है कि वो 1 माइक्रो कूलाम आवेश ले सकता है, और आपने 1 माइक्रो कूलाम के बाद में उसको और आवेश दिया ना, वो उसको ग्रहण नहीं करेगा, फिर वो आपके चारों तरफ के वातावरण में उसको विस्तृत कर देगा, उत्सर्जित कर देगा, उसमें वो विस्तृत हो जाएगी। जैसे पानी की, जैसे किसी बाल्टी में 10 लीटर पानी आता है और 10 लीटर के बाद में उसमें डालोगे तो वो चारों तरफ बिखर जाएगा, वैसी कंडीशन इसकी होती है, चारों तरफ के वातावरण में विस्तृत हो जाएगी। ये कहानी इसकी इस तरीके से। तो अकेले विलगित चालक की धारता ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। ये नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2, फैरड जो होता है ना, फैरड, ये फैरड धारता का बहुत बड़ा मात्रक है। फैरड जो होता है धारता का बहुत बड़ा मात्रक है। जब बहुत बड़ा मात्रक है तो बेटा छोटे छोटे मात्रकों के में बनाने पड़ेंगे, इसलिए इसके अन्य छोटे मात्रक भी प्रयोग करते हैं, इसलिए इसके अन्य छोटे मात्रक भी प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। देखिए बेटा कैसे, पहला आता है मिली फैरड। मिली फैरड ये कैसे आ गया आप पूछोगे, अरे भाई जैसे हमने कहा कूलाम का मिली कूलाम बताया, माइक्रो कूलाम बताया, नैनो कूलाम बताया, पिको कूलाम बताया, ऐसे ही फैरड को मिली फैरड में हो जाएगा MF। और एक फैरड में, फैरड को मैं कैपिटल F से निरूपित कर रहा हूँ, एक फैरड में 1 मिली फैरड होते हैं, और यहाँ 10 की पावर 3 यानी कि 1000 मिली फैरड होते हैं, और यहाँ से अपन निकाल सकते हैं 1 मिली फैरड में 10 की पावर -3 फैरड। सेकंड जो रहेगा आपका इसके बाद में माइक्रो फैरड रहता है, माइक्रो फैरड रहता है, और माइक्रो फैरड को μF से निरूपित करेंगे, और यहाँ पर एक फैरड में 10 की घात +6 माइक्रो फैरड होते हैं, और यहाँ से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, एक माइक्रो फैरड में 10 की घात -6 फैरड। याद रखना है इसको। नैनो फैरड भी होते हैं, इसके मैं ऊपर बता रहा हूँ। तीसरा नंबर नैनो फैरड। नैनो फैरड को NF से डिनोट करेंगे। जैसे आपके एक फैरड में यानी कि कैपिटल F फैरड में है, इसका मतलब 10 की घात 9 नैनो फैरड होते हैं, और यहाँ से हम एक नैनो फैरड में फैरड निकालना चाहें तो 10 की घात -9 फैरड हो जाएंगे। पिको फैरड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, फोर्थ में पिको फैरड। ये नई चीज़ नहीं है, ये आप 11th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं कि पिकोमीटर, नैनोमीटर, वो मीटर की जगह बस फैरड लग गया है। तो यहाँ से देखिए पिको फैरड के लिए PF, और यहाँ से 1 फैरड में 10 की घात 12 पिको फैरड होंगे, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो पिको फैरड को फैरड में, तो एक पिको फैरड में आपके 10 की घात -12 फैरड होंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, तो ये एक पॉइंट और हमारा रहा कि ग्राफ इसका हम किस तरीके से बनाएंगे धारता के लिए, एक अकेले विलगित चालक धारता का जो ग्राफ आएगा। तो देखिए तीसरा जो नोट है, धारता का जो ग्राफ है निरूपण है, वो किस किस के बीच में ग्राफ होगा। देखिए धारता का ग्राफ ये निरूपण। देखिए चूंकि अभी आपने देखा C बराबर Q/V या Q बराबर C × V हो जाएगा, और यहाँ से Q समानुपाती V है, तो
क्यू और वी जो ग्राफ जो खींचा जाता है वो चर राशियों के बीच में खींचा जाता है, एक पर वी हो गया और एक पर क्यू हो गया, ठीक है ना। तो किस तरीके से देखिए, एक्स अक्ष पे तो हम लेते हैं वी विभव और वाई अक्ष पर लेते हैं हम आवेश क्यू, और Q समानुपाती V है, जैसे जैसे Q बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे V बढ़ रहा है आपका, तो ग्राफ आएगा सीधा। और ये इसके साथ में एंगल थीटा वाले हैं, तो ये आपको देखना Q है और ये V है, तो इसमें कहीं भी हम निकालना चाहते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होगा, देखिए बेटा ये Q के समांतर तो होगी जो रेखा मैंने खींची है, तो यहाँ से tan थीटा जो होगा वो लंब बटे आधार होगा। लंब का मतलब इस पर हमने y अक्ष पर क्या लिया है, आवेश Q, और ये क्या लिया है नीचे V, तो ये Q बटे V किसके बराबर है, C। जो प्रवणता होती है इसकी, जो ढाल होती है, वही इसकी धारता को निरूपित करती है। मात्र क्या है बताए, छोटे बड़े मात्र क्या है हमने ये बताए, इसका ग्राफ बताया। धारता क्या होती है, किसी अकेले विलगित चालक की धारता ना घट सकती है ना बढ़ सकती है, क्यों हमने बताया। कांस्टेंट कैसे होती है, 1 फैराड का मतलब बताया, सब चीज़ होगी इसमें। अब इसके बाद में हम बताएंगे कि गोलीय चालक की धारता कैसे होगी, और ये धारता और किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, ये नेक्स्ट टॉपिक में होगा।